शहडोल लेकर चलते हैं, जहां पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है और कमलनाथ फिलहाल मंच से संबोधित कर रहे हैं। चालू हो रहा था, कौन सी गलती मैंने करी? मैंने 100 रुपए 100 यूनिट 100 रुपए बिजली दी, कौन सा गुना मैंने किया? मैंने गौशाला बनाए, 1000 गौशाला बनाए 11 महीनों में, कौन सा पाप मैंने किया? आज आप गवाह हैं। अगर हमने पेंशन बढ़ाई, आप गवाह हैं। हमने मध्य प्रदेश की पहचान बनाने की कोशिश करी कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। और ये निवेश तब आता है जब लोगों को प्रदेश में विश्वास होता है। तो ये आज मेरा प्रयास था। आज शिवराज सिंह जी से मैं यही कहना चाहता हूं, शिवराज जी, अब जनता ने आपको अच्छी तरह पहचान लिया है और 35 दिन में आपका जो दबाने का, छिपाने का, घबराने का कार्यकाल रहा है, ये समाप्त होने जा रहा है। ये जनता आपको केवल विदाई नहीं करेगी, बड़े प्यार से विदा करेगी और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे और आपसे मैं विनती करता हूं, मध्य प्रदेश की तस्वीर रख लीजिएगा सामने, सच्चाई का साथ दीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा। ये आप सच्चाई का साथ देंगे तो शहडोल के तीनों सीटों का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2017 में मंदसौर में शंखनाद चुनाव का हुआ था। आदरणीय राहुल गांधी जी ने उस सभा को संबोधित किया था। कमलनाथ ने शहडोल की जनता को संबोधित करते हुए ये कहा कि आप बताइए कि मैंने 11 महीने में ऐसा कौन सा गुनाह किया? मैंने पेंशन बढ़ाई, बेरोजगारी खत्म हो इसके लिए निवेश लाने की कोशिश की, मैंने 1000 गौशालाएं बनवाई, कर्ज माफी किया, 100 यूनिट बिजली फ्री दी। अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। रणदीप जी, कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, ओमकार मार्कम जी, अजय सिंह राहुल जी, अरुण यादव जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, ये उनका कहना था। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, आडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है।
और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है। 40 लोगों की हत्या हो जाती है। एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। मगर ये लोग वहां नहीं रुकते। बीजेपी के लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। मंदसौर में बीजेपी की लेबोरेटरी में को गोली मारी जाती है, पे 18% और पेस्टिसाइड पे 12% जीएसटी लग जाती है। ठहरिए, बीजेपी की लेबोरेटरी में हर रोज महिलाओं का बलात्कार होता है। 12 साल में रेप होता है। भोपाल में एक लड़की का बलात्कार होता है और जब उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है तो पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी का काम। 45 सिलेंडर 11 और जहां भी देखो वहां पे प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन किया जा रहा है। यह काम बीजेपी के लेबोरेटरी में आपके सामने किया जाता है। बीजेपी के लेबोरेटरी में आदिवासी जिला है। बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। यह मतलब था आडवाणी जी का जब उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी बनेगी, को करके दिखाया है। आदिवासियों के बीच आया हूं तो आपके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। देखिए, शब्द बहुत जरूरी होते हैं। जब कमलनाथ जी भाषण देते हैं, हमारे नेता भाषण देते हैं, सोनिया भाषण देते थे, मैं भाषण देता हूं, ऐसी शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने हमारे मुंह से कभी वनवासी शब्द सुना है? आदिवासी शब्द बीच में फर्क क्या है? आदिवासी शब्द का मतलब हिंदुस्तान के वासी जो यहां पहले आए थे। आदिवासी शब्द का मतलब
जब पहले हिंदुस्तान आया, पहले लोग जो यहां रहते थे, जो इस जमीन के मालिक थे, उनको हम आदिवासी कहते हैं। मतलब ये कोई खोखला शब्द नहीं है। इसका मतलब हिंदुस्तान की जमीन, जल, जंगल पर आपका सबसे पहला हक बनता है। यह है इसका मतलब। दूसरी तरफ वनवासी, मतलब आपका जमीन पे हक नहीं बनता, आप तो जंगल में रहते हो। इसीलिए बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं। और जब कोविड का समय आता है तो जो जानवर को भी खिलाया नहीं जा सकता, वो मध्य प्रदेश के आदिवासियों को खिलाने की कोशिश करते हैं। सड़ा हुआ अनाज आपको देते हैं। इनका कहना है कि आपको जंगल में रहना है। इनका कहना है कि आपके बच्चों को ना इंजीनियर बनना है, ना लॉयर बनना है, कि आपको बैंक लोन नहीं मिलना चाहिए, आपको आवास योजना में सही पैसा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप जंगल के हो, आपको जंगल में रहना चाहिए और आपको जंगल में मरना चाहिए। यह है आदिवासी और वनवासी शब्दों का फर्क। साफ है। जमीन का हक मिलना चाहिए, जंगल का हक मिलना चाहिए। और हम कानून लाए, क्योंकि हम खोखले वायदे नहीं करते। हम पैसा कानून लाए, हम फॉरेस्ट राइट एक्ट कानून लाए। अब इन पैसा कानून में साफ लिखा था, जमीन लेनी है, चाहे वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति हो, अदानी हो, कोई भी हो, अगर जमीन लेनी है तो पहले जाकर हाथ जोड़कर ग्राम सभा से जाकर पूछिए, नहीं तो जमीन नहीं ले सकते। ये कानून बनाया हमने। बीजेपी कहते नहीं, आप वनवासी हो, आपका जमीन पे कोई हक नहीं बनता, ग्राम सभा से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो करेगा वो करेगा, आदिवासियों का इसमें कोई हक नहीं बनता। और पैसा कानून को, एक्ट को उन्होंने रद्द कर दिया। 4.5 लाख पट्टे, जमीन के पट्टे जो आपके हैं, जो आपको मिलने चाहिए, उन पट्टों को बीजेपी की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया। क्योंकि वो कहते हैं भैया आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो, जमीन का तो आपका हक बनता ही नहीं है। सरकार ने 3.5 लाख पट्टे आपके हवाले कर दिए थे। बीजेपी सरकार ने धमकी देकर, डराकर आपसे जमीन छीनी। जोबट में, मंडला में, डिंडोरी में आपने धरना की, आप खड़े हो गए, आपने कहा हम आपको जमीन नहीं देना चाहते, मगर हिंसा के साथ सरकार के बल को प्रयोग करके आपको हटाया गया और जो आपका है आपसे छीना गया। जल, जमीन और जंगल
मैं आपको यहां गारंटी देके कह रहा हूं, जो आपका है वो आपको हम वापस दे देंगे। जो आपकी जमीन का हक है हम आपको दे देंगे। अब मैं आपसे अब एक मजेदार बात बोलना चाहता हूं। इस बात को आप गहराई से सुनिए, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी बात है। देखिए, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाते हैं। हिंदुस्तान सरकार का कोई भी निर्णय हो, छोटे से छोटा निर्णय, बड़े से बड़ा निर्णय, मनरेगा कैसे बनेगा, आदिवासी बिल कैसे बनेगा, डिफेंस का पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय अंत में ये 90 अफसर साइन करके निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं लेते हैं। बजट का कैसे प्रयोग किया जाएगा, हिंदुस्तान में जो जीएसटी का पैसा लिया जा रहा है, गरीबों से छीना जा रहा है, वो पैसा कैसे इस्तेमाल होगा, ये 90 अफसर निर्णय लेते हैं। अब मैंने पार्लियामेंट में भाषण में कहा कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। और मैंने कहा कि भैया, ये जो पूरा बजट है, इसमें से सिर्फ 5% बजट ओबीसी अफसर डिसाइड करते हैं। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मजेदार सवाल। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है और ओबीसी के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, तो आदिवासी अफसर आज कितने रुपए का निर्णय लेते हैं, यह बता दो मुझे। भाई और बहनों, ये हिंदुस्तान, हमारे देश को चलाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? जब मैं आपको बताऊंगा, जवाब दूंगा, आप हिल जाओगे। शर्म की बात है। भाई और बहनों, 100 रुपए में से आदिवासी अफसर 5 रुपए का निर्णय नहीं लेते। भाई और बहनों, नहीं, 1 रुपए का भी निर्णय नहीं लेते, 50 पैसे का भी निर्णय नहीं लेते, 25 पैसे का निर्णय नहीं लेते। भाई और बहनों, हिंदुस्तान अगर 100 रुपए खर्च करता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। इससे बड़ा आदिवासी वर्ग का अपमान किया जा सकता है क्या? नहीं। इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं